हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक पावर पैक्ड सेशन ऑन एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 1 जो आपके बोर्ड एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू सिर्फ रट्टा मारने की चीज है, सो यू आर इन फॉर ए बिग सरप्राइज। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के आंसर के बारे में, बल्कि उनके पीछे क्या लॉजिक है उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ग्रैब योर पेन एंड डाइव डीप इनटू चैप्टर 1 एमसीक्यूज। इंश्योरिंग आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ चलेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को सुपर चार्ज कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, a student looked sodium sulfate solution in test tube and added barium chloride solution to it। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है एक स्टूडेंट ने, और उसमें क्या कर दिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में थी बैरियम क्लोराइड, उसमें सॉल्यूशन को उसको ऐड कर दिया। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड। उसने देखा कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना हुआ है जो डिजोल्व नहीं हो रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर। द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज। तो उन्होंने पूछा है कि इसका कलर क्या होगा और उस क्या होगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उस सब्सटेंस का जो सॉल्युबल नहीं है। ये आपका 2021 के उसमें ईयर में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये आप करके आ चुके हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये यहाँ पे होती है। कौन सा लिए हुए हैं वो देख लेते हैं। कंपाउंड यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पे करवाई गई है। ये आप देख सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पे हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होगा, BaSO4 बैरियम सल्फेट यहाँ पे बन जाता है और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। बैलेंस आप कर लोगे, बैलेंसिंग को आप खुद करके देखोगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो तो सॉल्यूशन के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाता है क्योंकि इसको हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। तो NaCl को डिजोल्व करना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे बनता है वो बनता है बैरियम सल्फेट का। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट और उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ पे हो रहा है। सोडियम के साथ जो आयन था वो बैरियम के साथ चला गया और बैरियम के साथ जो आयन था वो सोडियम के साथ यहाँ पे चला गया है। और दूसरी रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। और आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, 5 से 7 रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें जो कंपाउंड बन रहे हैं उनका आपको कलर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका कलर आप देखोगे कि जो बैरियम सल्फेट होता है वो एक प्रेसिपिटेट बनता है और उसका कलर होता है व्हाइट सब्सटेंस होता है ये, ठीक है जी। दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, येलो सब्सटेंस वाला गलत हो जाएगा। और जो नॉर्मल आपका क्या है BaSO4, ये ठीक है। इसका तो फॉर्मूला भी गलत है, BaSO4 2 कैसे आ गया, देखिए कैसे होता है, आप 9th क्लास में करके आ चुके हो। जब भी कंपाउंड बनता है तो दोनों के ऊपर जो आयन है वो हम देख लेते हैं। बैरियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव आयन। हमें क्या करना होता है, इनको एक्सचेंज कर देना होता है तो ताकि जो हमें ऊपर वाले जो आयन है उनका सम 0 बना सके। इनका तो पहले से ही 0 बना है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे BaSO4, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये पूछा गया कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ये एग्जांपल प्रॉपर आपको गिवन है वहां पे। ये इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन यहाँ पे क्या होती है। तो नॉर्मल तो आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप यही मानते होगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। दूसरे तरीके की एक और डेफिनेशन यहाँ पे पाई जाती है, वो क्या होता है, उल्टा है इसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम पहले ही देख लेते हैं, ऑप्शन देखने से पहले ही हमें इसको क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। MnO2 यहाँ पे क्या था, मैग्नीज ऑक्साइड था, जो उस साइड जाके क्या बन गया, MnCl2 बन गया। पहले देखेंगे इस साइड से, जो रिएक्टेंट साइड होती है उस साइड से हमें पता चलता है कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले इसकी सिचुएशन क्या थी और प्रोडक्ट साइड में जाके इसकी सिचुएशन क्या हो गई है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैग्नीज के साथ पहले ऑक्सीजन अटैच था
लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो मैग्नीज के साथ कैल्शियम अटैच हो गया, ऑक्सीजन पता नहीं कहाँ गया, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब जो MnO2 था, मैग्नीज ऑक्साइड था, वो मैग्नीज क्लोराइड में क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो ऑप्शन 1 तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला आप मतलब डेफिनेशन अगर देखोगे तो दो तरीके से होती है। Removal of hydrogen is known as oxidation and addition of oxygen is also known as oxidation। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि HCl के साथ क्या हुआ। HCl के साथ क्या हुआ, पहले इसके साथ क्या था, क्लोरीन के साथ देखेंगे। क्लोरीन के साथ पहले क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं कि क्लोरीन अकेला निकल के यहाँ पे आ गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया क्लोरीन से, तो किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, क्योंकि क्या होता है, HCl में क्या था, पहले हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन HCl से हाइड्रोजन हटते ही क्या बन गया, Cl2 बन गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से हम देखेंगे पहला और दूसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमने एक वीडियो बना रखी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे, वो आप जाके देख सकते हो। चलिए आगे हम देख लेते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। ये सारे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका असर्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, और जो रीजन है उसके पीछे क्या दिया हुआ है, मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बोला है इसने कि नेचुरल गैस को बर्न करना। ये आप देखोगे एनसीईआरटी में जहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके नीचे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जैसी रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी वहां पे रिलीज हो रही है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है, जहां पे हीट का यूज हो रहा है उस रिएक्शन को करने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है तो उसको क्या होगा, मतलब जैसे मान लिया कार्बन है उसको बर्न कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती है वहां पे, तो CO2 तो निकलेगा ही, और बर्न हो रही है कोई भी चीज तो हमें हीट भी मिलती है ना, तो हीट प्लस में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऐसे ही अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो क्या होगा, वो हीट रिलीज होती है ना कि यूज होती है। यूज तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, वो क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो आपका गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, एज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। बाकी फिर भी हम देख लेते हैं, मिथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन, यही बात है, मिथेन ही नेचुरल गैस होती है और इसको हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देते हैं। ये क्या क्या गिवन करता है, हमें देता है CO2 और H2O, हमें ये दे देता है, बैलेंस आप कर लोगे। ये तो भाई दूसरे वाला तो बिल्कुल ठीक है, रीजन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भूल गया बताना कि हीट भी रिलीज होती है। इसने यहाँ पे एंडोथर्मिक बोल दिया, लेकिन आना क्या था, एक्सोथर्मिक यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए, Which of following reaction is used in black and white photography? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जैसे आप देख रहे हो कि 5 टाइप की हमारी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन थी उसमें हमने देखा था 3 तरीके की होती हैं, एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन, एक होता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना एक बार आप। फोटोलाइटिक में क्या होता है, जैसे हमें एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि उनको डीकंपोज करवाने के लिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन वैसे होती क्या है, एक सब्सटेंस को, कोई भी एक सब्सटेंस है उसको 2 में तोड़ देना, वो होती है डीकंपोज कर देना। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होती है, भाई ये तो है नहीं कि ऐसे रखा है कोई भी मटेरियल है वो अपने आप टूट गया, उसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल हीट तो देनी पड़ेगी। तो वो हीट हम 3 फॉर्म में देते हैं, एक देते हैं हीट की फॉर्म में ही, एक देते हैं हम लाइट की फॉर्म में, तीसरा देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो दूसरी रिएक्शन जो होती है, जब हम लाइट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में जब हम दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो होती है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक AgCl सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, एक एक्टिविटी भी गिवन है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हमने किसी उसमें चाइना डिश में डाल के खिड़की के पास रख दिया, विंडो के पास रख दिया, तो सनलाइट वहां पे आने की वजह से तो AgCl का डिकम्पोजिशन हो गया और Ag+Cl2 इसने बना दिया। ऐसे ही होता है
सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये भी सेम ऐसे ही बनाएगा, Ag+Br2। तो जो ये फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होती है, ये क्या होते हैं, पहले इनका कलर था ये व्हाइट कलर का था, लेकिन आगे जाके डिकम्पोज होके ये ग्रे कलर में यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। तो व्हाइट कलर से ग्रे कलर में बदल गया। अब ग्रे लगभग ब्लैक जैसा सही होता है, तो इसी वजह से इनको व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, क्योंकि पहले AgCl मान लिया आपने, उसकी लेयर ले ली और उसकी व्हाइट कलर का था, उसके ऊपर से लाइट डाल दी, लाइट डलेगी फोटो हम लेंगे तो उससे क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो गया और जो ग्रे कलर में डिकम्पोज ये हो जाता है। तो इसी वजह से व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में ये यूज किए जाते हैं दोनों, AgCl और AgBr। और रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। लेड नाइट्रेट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की हम कैसे पहचान करेंगे ये आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। पोटेशियम आयोडाइड लिया गया है, लेड नाइट्रेट PbNO3 और लेड सॉरी देखिए PbNO3 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे लिया गया है। क्या बनेगा, देखिए दोनों चीजें क्या हैं, कंपाउंड की फॉर्म में है। अगर एक एलिमेंट की फॉर्म में होता है तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कंपाउंड की फॉर्म में गिवन हमें है, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ पे हो जाता है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। और एक्सचेंज ऑफ आयन में क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम है वो तो नाइट्रेट के साथ जाके जुड़ जाएगा और जो लेड है वो आयोडाइड के साथ जाके जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे जो लेड आयोडाइड है वो भी एक किस्म से प्रेसिपिटेट का काम करता है। वो क्या होगा, इसमें डिजोल्व नहीं होगा इस सॉल्यूशन में, और क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाएगा। और इसका कलर होता है येलो कलर का, कलर आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा है, येलो कलर PPT बन जाती है लेड आयोडाइड की, और पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कलर ऑफ सॉल्यूशन, कलर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप MCQ की बात करो फर्स्ट चैप्टर से, तो वो लगभग कलर से ही आपको पूछे जाते हैं। तो 7 से 8 रिएक्शन ऐसी हैं जिनके कलर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए कलर ऑफ सॉल्यूशन अब्जॉर्ब्ड आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल ली हुई है, उसको प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उनको डाल दिया और 30 मिनट के बाद हमने देखा कि उसका कलर क्या होगा। पहले अगर हम देखें जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर होता है ब्लू, और आगे हम देखेंगे क्योंकि जिंक हमें पता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, इसको डिस्प्लेस करके जिंक आ जाता है और क्या बन जाएगा, ZnSO4 और Cu को क्या कर देंगे, बाहर निकाल के फेंक देंगे। और जो ZnSO4 होता है, जो जिंक सल्फेट होता है, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो जिंक सल्फेट का आपको कलर याद हो गया, कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट का याद हो गया, ब्लू कलर का होता है। लेड नाइट्रेट का अभी तक हमने कर लिया, कैसा होता है, येलो कलर का होता है। बेरियम सल्फेट का हम कर चुके हैं, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। 4 से 5 कलर तो हम अभी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ एक और बता देती हूँ मैं, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन कलर का, ये होता है। तो 5 से 7 कलर तो अभी हमने याद कर लिए हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है, फिर से एसोसिएशन रीजनिंग आ गया। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, रस्टिंग क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये बोल रहा है। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। क्या बोल रहा है कि जो रस्टिंग है, जो जंग लगने की जो प्रोसेस है, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, इसने बोला है। लेकिन इसका उल्टा होता है, जो भी रस्टिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा आराम आराम से महीनों का काम है। ये नहीं है कि एकदम से आयरन को, ऑक्सीजन को और वाटर को मिलाया और क्या बन गया, रस्ट हो गया। नहीं, ये महीनों का काम है, कई महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसी वजह से क्या होता है, जो उसमें हीट रिलीज हो रही होती है बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसी वजह से हम उसको देख नहीं पाते तो हमें ये लगता है कि ये हीट को यूज कर रही है, सनलाइट के रूप में हीट को यूज कर रही है, तो हम इसको एंडोथर्मिक बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसकी वजह से क्या होगा, जब भी आपकी एक चीज याद रखोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस इंटू 10NH2O प्लस हीट यहाँ पे रिलीज होती है। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब एक किस्म से आप बोल सकते हो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज करता है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है।
दूसरा बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहा है कि इतनी स्लो प्रोसेस है ये कि हमें पता भी नहीं चलता कि हीट रिलीज हो रही है नहीं हो रही, बिल्कुल हमें दिखती नहीं है, नेग्लिजिबल होती है। तो रीजन तो इसका ठीक हो जाएगा, लेकिन ए गलत है, तो एज फॉल्स आर इज ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हमें आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका गिवन है यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी ऑयल लिया हमने, उसको हमने फ्रेश रखना है, बहुत लंबे टाइम तक हमने उसके सैंपल को स्टोर करके रखना है और फ्रेशली हमें वो मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी गैस उसके साथ हम यूज करेंगे स्टोर करने के लिए। देखिए ऑक्सीजन जहां भी आ जाए, ऑक्सीजन को तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है। ये जैसे ही जिसके साथ मिलेगी, हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख के आए थे, जैसे ही जिसके साथ मिलती है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। तो ये जिसके साथ भी मिलेगी, तेल के साथ मिल गई, ऑयल के साथ मिल गई, तो उसका ऑक्सीडेशन ये कर देगी। तो इस ऑक्सीजन को तो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन ही है एक किस्म से, तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। बच गया हीलियम और नाइट्रोजन। और हीलियम और नाइट्रोजन को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हीलियम और नाइट्रोजन होती हैं ये इनर्ट गैसेज होती है। इनर्ट गैसेज का मतलब क्या होता है, ये एक बैरियर सा क्रिएट कर देती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देती, ना ये खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और ना ही ये जो भी सब्सटेंस इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रखा। जैसे आप चिप्स का पैकेट देखते हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, वो भी नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो चिप्स हैं और जो बाहर इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके बीच में एक बैरियर का काम कर देती है, उन ऑक्सीजन को चिप्स के पास नहीं जाने देती और उसको ऑक्सीडाइज नहीं करने देती। तो इसलिए हम बोलते हैं जो हीलियम और नाइट्रोजन है ये एंटीऑक्सीडेंट गैस है और इनको हम इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 8 से 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको प्री बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल ही सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू को हमें हल्के में नहीं लेना। 20 नंबर फ्री के होते हैं, 20 नंबर हमें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।